Assalamu alaikum second year. This is Saima Malik from Biology Department, Army Public School and College, Fort Road, Rawalpindi. I hope all of you are in your good health, taking care of yourself. Today we are going to start our 5th week. Okay, let's start. I am happy to say that we are going to enter in the 5th week of our second year session. This is the first lecture of his 5th week and it's been taken from chapter number 16, support and locomotion, from page number 57 to page number 59. I hope all of you have understood the previous lectures, listened the previous lectures, understood the topics, and now let's proceed towards the next topic. Yes, our today's topic is actually based on skeletal muscles. Skeletal muscle structure, and then after studying the structure in detail, we'll see that how skeletal muscles movement takes place. Okay, first of all, let's see the structure of skeletal muscles. जी, ये देखें, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो मसल्स किससे अटैच होते हैं? बोन के साथ अटैच होते हैं हमारी बॉडी में, और किसके थ्रू अटैच होते हैं? दे आर अटैच थ्रू बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स. यस, ओके. टेंडन के बाद अगर हम मसल को एज ऑर्गन लें तो मसल की आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपीमाइसियम. विद इन द एपीमाइसियम बहुत से, ये देखें ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रही हैं, दे आर शोइंग द ब्लड वेसल्स. ठीक है, अब एपीमाइसियम के इनर साइड पे ये जो आपको बड़े बड़े सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये सर्कल्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फेसिकल्स. ओके, फेसिकल की आउटर मोस्ट लेयर जो है, उस लेयर को हम कहते हैं पेरीमाइसियम. मैंने क्या कहा पहले? मैंने ये कहा कि मसल एज ऑर्गन है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर इज एपीमाइसियम. फिर एक मसल जो है उसके अंदर बहुत से फेसिकल्स हैं, और हर फेसिकल की आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं पेरीमाइसियम. पेरीमाइसियम के इनर साइड पे जब हम आते हैं तो बहुत से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स और बहुत से फाइबर्स हैं, और हर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को जो लेयर सराउंड कर रही है, उस लेयर को हम कहते हैं एंडोमाइसियम. ये आप मेरे साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं. इस आउटर मोस्ट लेयर को जो कि सराउंड कर रही है, ये देखिए ये वाली लेयर, ये मैंने इसको मार्क कर दिया, ये ठीक है. तो ये क्या कहलाती है? एंडोमाइसियम. सबसे बाहर वाली हो गई एपीमाइसियम. एपीमाइसियम के अंदर है फेसिकल्स, फेसिकल्स को सराउंड कर रही है पेरीमाइसियम. पेरीमाइसियम के अंदर और बहुत से फाइबर्स हैं, और उनको जो लेयर सराउंड कर रही है वो कहलाती है एंडोमाइसियम. अब जब हम एंडोमाइसियम के अंदर चलते हैं और बहुत से छोटे छोटे फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं, सबकी आउटर मोस्ट लेयर अलग से जो पूरे को जिसने सराउंड किया हुआ था वो तो थी एंडोमाइसियम. अब उसके अंदर जो लेयर है वो लेयर कहलाती है सार्कोलेमा. वो लेयर क्या कहलाती है? यस, सार्कोलेमा. सार्कोलेमा लेयर में बहुत से न्यूक्लियाई हैं, ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ न्यूक्लियाई लेबल किया हुआ है. और सार्कोलेमा के अंदर बहुत से स्मॉल मायोफिब्रिल्स हैं. ठीक है, ये डायग्राम समझ आ गई? अब ये देखें, हम क्या कहते हैं कि मसल फाइबर्स की लेंथ कितनी होती है? 1 मिलीमीटर टू 4 सेंटीमीटर. डायमीटर कितना होता है? 10 टू 100 माइक्रोमीटर. और जितने भी मसल फाइबर्स हैं मसल के अंदर, उन सब की ऑलमोस्ट सिमिलर डायमेंशन होती है, मींस के लेंथ, डायमीटर सब कुछ सिमिलर होता है. और मसल फाइबर्स के जो बंडल्स हैं, लेयर्स जो बनी हुई हैं, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ये सब बनी हुई किससे हैं? ये बनी हुई है कोलेजन फाइबर्स से और कनेक्टिव टिश्यू से. और मसल्स के एंड पे कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यू ही टेंडन्स बना रहे हैं, ये जो हमने यहाँ किया था. और ये टेंडन किससे बना हुआ है? ये टेंडन जो है, सॉरी, ये टेंडन जो है ये किससे अटैच होता है आगे? ये टेंडन आगे अटैच होता है बोन्स के साथ. यस, आगे चलते हैं जी.
ये डायग्राम अगर आप गौर से देखें, ये तकरीबन उसी की रेपिटेशन है जो मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया कि टेंडन से मसल बोन के साथ अटैच है। उसकी आउटर मोस्ट लेयर है एपीमाइसियम, स्केलेटल मसल की। एपीमाइसियम के अंदर बहुत से फेसिकल्स हैं। हर फेसिकल की आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है पेरीमाइसियम। फेसिकल के अंदर अगर एक एक अलग अलग उसको फेसिकल को बाहर निकालें तो वो उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कहलाती है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम के इनर साइड पे मसल फाइबर्स हैं और मसल फाइबर की आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन लाइक जो एनवेलप है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। और ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये न्यूक्लियाए हैं जो कि सार्कोलेमा में प्रेजेंट है। सार्कोलेमा के अंदर फर्दर स्मॉल बहुत से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स, ठीक है। और मायोफिब्रिल्स के अंदर ये आपको जो स्ट्राइएशंस नजर आ रही हैं थिक और थिन, वो एक्चुअली बनी हुई हैं डिफरेंट प्रोटीन से, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक, ओके, आगे चलें जी। सार्कोलेमा, इसको हम टी टिब्यूल सिस्टम भी बोलते हैं, ये ट्रांसवर्स टिब्यूल सिस्टम भी बोलते हैं। ये क्या है एक्चुअली? ईच स्केलेटल मसल फाइबर इज अ सिंगल cylindrical cell enclosed by a plasma membrane called sarcolemma which has many nuclei. Sarcolemma penetrates deep into the cell to form a hollow elongated tube, the transverse tubule or T-tubule. Within the muscle fibers are numerous thin myofibrils having cross striations. अब अगर आप ये गौर से देखें, ये सार्कोलेमा की लेयर है, ये जो आपको पिंकिश कलर में नजर आ रही है, ठीक है। इसके बाहर आपको ब्लैक डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जिनको टी टिब्यूल्स लेबल किया हुआ है। और अगर इनर साइड से जैसे वो आपको नजर आ रहा है कि लेयर को ऊपर से कट किया हुआ है इंटरनल सेक्शन दिखाने के लिए, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये एक्चुअली एक्सटेंशंस हैं इन टी टिब्यूल्स की, यानी कि सार्कोलेमा लेयर ही इनर पेनिट्रेट की हुई है, और जब वो इनर साइड पे पेनिट्रेट की होती है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स टिब्यूल्स या फिर टी टिब्यूल्स। तो सार्कोलेमा ही एक्चुअली ये है, बस वो इनसाइड पेनिट्रेशन है। इनसाइड किसके पेनिट्रेशन है? सार्कोलेमा सराउंड कर रही है मायोफिब्रिल्स को। तो मायोफिब्रिल्स के अंदर तक वो पेनिट्रेट की हुई होती है। और इसका मकसद क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है अंदर तक पेनिट्रेट करने का? ताकि जो इम्पल्स आए जिसके थ्रू आगे मैसेज ट्रांसमिट होना है और फिर मसल्स ने मूव करना है, वो एफिशिएंटली ट्रांसमिशन उसकी हो सके। ठीक है, आगे चलें जी। ये आप इसकी थोड़ी और मैग्नीफाइड डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ देखें लिखा भी हुआ है टी टिब्यूल्स के बारे में कि इट इज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सार्कोलेमा कैरी द एक्शन पोटेंशियल इनटू द मसल फाइबर। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल हम कहते हैं कि जो भी एक्शन परफॉर्म करने का स्टिमुलस है वो इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता हो, इतनी पावर रखता हो कि उससे आगे एक्शन परफॉर्म हो सके। तो जब स्टिमुलस इतना स्ट्रांग होता है तो हम कहते हैं कि वो एक्चुअली वो इम्पल्स क्या है? एक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, और साथ ही आपको नजर आ रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना सेल के अंदर, इसी तरह मसल्स में होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस होता है कैल्शियम स्टोर करना। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो उसको कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। वो कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है? वो स्टोर होता है इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना सेल का, बिल्कुल इसी तरह से मसल का जो इनर फाइबर्स के जो एक ग्राउंड लाइक स्ट्रक्चर आप कह लें, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं आगे जी। मायोफिब्रिल्स अब आप पहले पढ़ चुके हैं, देख लिया आपने। मायोफिब्रिल्स क्या है? एक्चुअली सार्कोलेमा लेयर जो है उसके अंदर के जो फाइबर्स है ना, वो फाइबर्स कहलाते हैं मायोफिब्रिल्स। ठीक है, मायोफिब्रिल्स आर 1 to 2 micrometer in diameter. They all run in parallel fashion, यानी
पैरेलल फॉर्म में अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर, सार्कोलिमा के अंदर पैरेलली वो प्रेजेंट होते हैं, एक्सटेंड द एंटायर लेंथ ऑफ सेल एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट्स। कौन से मायोफिलामेंट्स? जिनको हम माइक्रोफिलामेंट्स भी कहते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक हो गया। ये दोनों प्रोटीन्स हैं जो बनाती हैं, उसी बेसिस पे उनको नाम रखे हुए हैं। साइटोप्लाज्म जो है मायोफिब्रिल का, अभी पीछे मैंने आपको बता दिया कि उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और उस साइटोप्लाज्म में क्या चीज प्रेजेंट होती है? उसमें प्रेजेंट होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ इस डायग्राम में आपको ये जो सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आगे एक्सटेंड करके दिखाया हुआ है कि ये है मायोफिब्रिल्स। ठीक है। और जब हम इसको और ज्यादा मैग्नीफाइड डायग्राम देखते हैं तो फिर इसके अंदर हमें ये क्रॉस स्ट्राइएशंस नजर आती हैं। मींस अगर सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो अगर आप इसका साइड व्यू देखें, जहाँ ये आपको हाइलाइटर नजर आ रहा है ये चीज, तो यहाँ आप देखें आपको स्ट्राइएशंस नजर आ रही हैं, डार्क कलर लाइट कलर, डार्क कलर लाइट कलर। तो एक्चुअली ये डार्क कलर और लाइट कलर क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ दीज थिन फिलामेंट्स एंड थिक फिलामेंट्स। ठीक है। थिक फिलामेंट्स किससे बने हुए हैं? बने हुए हैं मायोसिन प्रोटीन से। और थिन फिलामेंट्स किससे बने हुए हैं? थिन फिलामेंट्स बने हुए हैं एक्टिन, उसका चीफ कंपोनेंट होता है एक्टिन प्रोटीन। वैसे और भी प्रोटीन्स इसकी कॉम्पोजिशन में शामिल होती है, अभी आगे हम देखेंगे इसको। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। जी, ये वही डायग्राम एक्सटेंडेड है और इसकी डिटेल आगे पढ़ते हैं। जी, अब मैंने आपको बताया ना कि जब हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जस्ट हमें वो थिक और थिन स्ट्राइएशंस, वो लाइट और डार्क स्ट्राइएशंस नजर आती हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर ऐसा नजर आता है। अब ये जो आपको पर्पल कलर में नजर आ रही हैं, ये जो पर्पल कलर में नजर आ रहा है, ये एक्चुअली वो है जो कि डार्क कलर में नजर आता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ए बैंड। ठीक है। और ये जो आपको थिन लाइंस नजर आ रही हैं, ये लाइटर रीजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आई बैंड। आई बैंड जिन प्रोटीन से बना हुआ है उनका चीफ कंपोनेंट है एक्टिन प्रोटीन। ए बैंड जिन प्रोटीन से बना हुआ है उसका चीफ कंपोनेंट है मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन ही बल्कि ए बैंड बना रहा होता है। ए बैंड के अगर आप सेंट्रल रीजन में देखें, ये सेंट्रल रीजन, ये वाली जो चीज है, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं नजर आ रही है आपको थिन लाइंस से। इस एरिया को जिधर ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एच जोन। ठीक है। और ए बैंड के सेंटर में एक लाइन नजर आ रही है जिसको लेबल किया हुआ है एम लाइन। इसी तरह से अगर आप आई बैंड के सेंटर में देखें तो ये आपको ये जो लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी लाइन। ठीक है। और 1 जी लाइन और सेकेंड जी लाइन, इन दोनों लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, सक्सेसिव डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 सक्सेसिव जी लाइंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं सार्कोमियर। अभी मैं आगे जाके आपको इन सब के फंक्शंस बता दूंगी कि ये सारे रीजन्स जो हैं ये क्या हैं। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने ये पढ़ा है कि डार्क बैंड्स जो हैं उनका जो प्रोटीन बना रहा है वो है मायोसिन प्रोटीन। ये आपको नजर आ रही है डार्क रीजन्स। ठीक है। और सेंटर में से इसको जो लाइन इसके सेंटर में है वो है एम लाइन। और सेंट्रल रीजन जहां थिक लाइन थिन लाइन के साथ ओवरलैप नहीं कर रही, सिर्फ थिक लाइंस हैं, वो रीजन क्या कहलाता है? वो कहलाता है एच जोन। और जो सिर्फ थिन लाइंस हैं जहां ओवरलैपिंग कोई नहीं हुई हुई डार्क और लाइट रीजन की या थिक और थिन लाइंस की, उसको हम बोलते हैं आई बैंड। ये उनकी कलरेशन की बेसिस पे उनको लाइटर और डार्कर बैंड भी बोलते हैं। ठीक है। और आई बैंड के सेंटर में से जो लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है उसको क्या कहते हैं? जी लाइन। अच्छा, एक बात अब और सुन लें यहाँ पे
कि ये एम लाइन जो है, हम इसको नहीं कहते कि ये ए बैंड को बाइसेक्ट कर रही है, बल्कि एक्चुअली एम लाइन टू एडजेसेंट मायोसिन जो प्रोटीन फिलामेंट्स हैं, मायोसिन थिक फिलामेंट्स हैं, उन टू एडजेसेंट फिलामेंट्स को ज्वाइन कर रही है। यानी ये एक्चुअली एक फिलामेंट थिक फिलामेंट इधर है, एक थिक फिलामेंट इधर है, और इन दोनों को ज्वाइन कर रही है एम लाइन, जबकि जी लाइन जो है वो आई बैंड को बाइसेक्ट कर रही है। मींस ये पूरा एक, ये आप देखें, ये ऊपर है एक्टिन फिलामेंट का, ये थिन लाइन एक ऊपर है एक नीचे है। ये एक बराबर लाइन नहीं है कि हम उसके सेंटर में कह देंगे ये जी लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। ये टू अलग अलग एक्टिन फिलामेंट्स को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। मतलब ये बाइसेक्ट कर रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है, ये ज्वाइन कर रही है। ओके, आगे चलें जी। अच्छा, ये एक छोटी सी ट्रिक है, ये मैंने आपके लिए लिखी है, आपको याद भी रह जाएगा अगर आप ये देखें। डार्क बैंड, ठीक है, जो डार्क बैंड है उसको ही ए बैंड भी कहते हैं, और उसका जो सेंट्रल एरिया है, जो बिल्कुल क्लियर एरिया है जहां कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई भी, उसको एच जोन बोलते हैं। और एम लाइन जो है वो उनके सेंटर में, डार्क बैंड या ए बैंड के सेंटर में जो डार्क लाइन है, जो टू एडजेसेंट थिक फिलामेंट्स को ज्वाइन कर रही है, उसको बोलते हैं एम लाइन। फिर लाइटर बैंड जो है उसको आई बैंड बोलते हैं, और उसके सेंटर में जो डार्क लाइन होती है उसको कहते हैं जी लाइन। ठीक हो गया। डार्क बैंड इज मेड ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स। ए बैंड क्या है? डार्क बैंड कंप्राइज एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स बोथ, एन आइसोट्रॉपिक है, कैन नॉट पोलराइज लाइट। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट बोथ इसलिए कहा है क्योंकि इस रीजन में ओवरलैपिंग हो रही होती है एक्टिन और मायोसिन की। एन आइसोट्रॉपिक कैन नॉट पोलराइज लाइट का मतलब ये है कि ये डार्कर बैंड होता है, डार्क होता है लाइट, और लाइट इसमें से पास नहीं हो सकती। एच जोन किसको कहते हैं? मिडल रीजन ऑफ ए बैंड दैट कंप्राइजेस ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स ओनली, मींस कि इस रीजन में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही ए और आई बैंड्स की। एम लाइन क्या है? एच जोन बाइसेक्टेड बाय लाइन एम लाइन। अब वो एच जोन के भी तो दरमियान में आ रही है ना, और ए बैंड के भी सेंटर में आ रही है, तो ए बैंड लिख दें, एच जोन लिख दें। ज्वाइंस एडजेसेंट मायोसिन फिलामेंट्स टुगेदर हाफ वे अलोंग देयर लेंथ, यानी लेंथ वाइज टू मायोसिन फिलामेंट्स को ज्वाइन कर रही है। लाइट बैंड किससे क्या है? एक्टिन फिलामेंट्स है। जी लाइन लाइट बैंड है, इसको बाइसेक्ट कर रही है जो लाइन, वो उसको हम जी लाइन बोलते हैं। और मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि ये सार्कोमियर की बाउंड्रीज हैं। सार्कोमियर की बाउंड्रीज का क्या मतलब है कि टू जी लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सार्कोमियर कहलाता है, और ये फोर्स ट्रांसमिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। फोर्स ट्रांसमिशन का मतलब है कि जो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है ना, तो वो जी लाइन उसमें हेल्प कर रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे जनरेटेड बाय द एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग, कि एक्टिन मायोसिन अभी आगे हम पढ़ेंगे कि उनके दरमियान में क्रॉस ब्रिज बनता है, तो उसमें भी ये हेल्प करती है। ये जी लाइन उसकी जनरेशन, उसकी वजह से एक्चुअली जनरेट होती है जब वो क्रॉस ब्रिज बनता है। आई बैंड्स क्या है? एक्टिन फिलामेंट्स अलोन कॉन्स्टिट्यूट आई बैंड, यानी यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ये आइसोट्रॉपिक या पोलराइजिंग हम इसको कह सकते हैं कि ये लाइटेड है और इसमें से लाइट पास हो सकती है। सार्कोमियर का लिख दिया है कि सार्कोमियर का थोड़ा सा आपको फिर याद आ जाए कि सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू जी लाइंस इज सार्कोमियर। ठीक है, और ये आपकी आसानी के लिए डायग्राम भी यहाँ लगा दिए ताकि जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको याद रहे कि एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं। आगे देखें, आगे क्या है जी। एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स का सबसे पहले तो डायमीटर इसके साथ लिख दिया है कि 7 to 8 नैनोमीटर थिक होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। और एक्टिन फिलामेंट की अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो एक्टिन फिलामेंट जो हैं, ये देखें, जी एक्टिन डायमर, यानी एक्चुअली ग्लोब्यूलर प्रोटीन है,
जी एक्टिन प्रोटीन। और जब वो आपस में ज्वाइन करते हैं, 2 मिले तो डायमर बन गए, 3 मिले तो ट्राइमर बन गए, और इसी तरह से ये पूरा एक बीड बन जाती है। और ऐसे देखने में लग रहा है कि जैसे पर्ल्स हैं आपस में जुड़े हुए। और पूरा जो थिन फिलामेंट है, जिसको हम एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं, वो एक्चुअली किन किन प्रोटीन से बना हुआ होता है? ये जो आपको पर्ल्स के पर्ल लाइक स्ट्रक्चर या उसके 2 बीड्स के 2 चेन्स जो हैं वो आपस में इंटरवाइंड हुई नजर आ रही हैं। ये एक्टिन फिलामेंट हो गया। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर आपको ये रॉड लाइक एक लाइन नजर आ रही है। ये चेन है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन की, और इसका फंक्शन ये है कि ये इसको स्टिफ करता है, इसके स्ट्रक्चर को। इसके साथ ही एक ट्राइपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, जिसको ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, वो भी अटैच होता है थिन फिलामेंट के ऊपर। और ये ट्राइपेप्टाइड हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इसके। TNI यानी ट्रोपोनिन इनहिबिटर, TNC ट्रोपोनिन जो कैल्शियम के साथ जो पार्ट बाइंड करता है, और TNT मींस के जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड कराता है इसको। ठीक है, ये 3 ट्राइपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है। आगे चलते हैं। मायोसिन फिलामेंट्स। मायोसिन फिलामेंट्स, ये अगर आप देखें तो 1 मायोसिन मॉलिक्यूल जो है एक्चुअली उसके यूं टेल होती है और 2 हेड्स होते हैं। ठीक है, अगर हेड्स के ऊपर आप देखें तो 2 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। एक्टिन बाइंडिंग साइट है, यानी यहाँ एक्टिन फिलामेंट के साथ इस पॉइंट से मायोसिन फिलामेंट अटैच होता है, और साथ ही मायोसिन की ATPase साइट है। ATPase साइट का मतलब यह है कि इस साइट पे जब ATP बाइंड करता है इसके साथ, तो वो ब्रेक हो जाता है इनटू ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। लेकिन थिक फिलामेंट में 1 मायोसिन मॉलिक्यूल जो है वो एक्चुअली 6 मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं वो आपस में अटैच हुए हुए होते हैं। तो 1 मायोसिन मॉलिक्यूल थिक फिलामेंट का बन रहा होता है। ठीक है, और इसमें ये किस तरह से अटैच है अगर आप गौर से देखें कि 1 मायोसिन मॉलिक्यूल 2 और ये 3 और 3 ही इस साइड पे, एक्चुअली टोटल 6 मायोसिन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो वो इंडिविजुअल, तो वो 1 मायोसिन मॉलिक्यूल बनता है फॉर थिक फिलामेंट। और एक वन थिक फिलामेंट में 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम भी आपको समझाने के लिए लगाई है कि आपको इसको अलग से भी देख सकते हैं कि ये मायोसिन की टेल है, ये इसके 2 हेड्स हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट है और ATP बाइंडिंग साइट है। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगर 2D प्रेजेंटेशन देखें एक्टिन और मायोसिन की, तो हमें लगता है कि 1 एक्टिन और 1 मायोसिन यानी कि 3 मायोसिन ये थिक फिलामेंट्स जो है उन्होंने सराउंड किया हुआ है एक्टिन को। लेकिन एक्चुअली 3D रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें 1 थिन फिलामेंट जो है उसको 6 मायोसिन फिलामेंट्स या थिक फिलामेंट, 1 थिन फिलामेंट को 6 थिक फिलामेंट्स जो हैं वो सराउंड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये देखें स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अब हमने ये देखना है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से करता है, और मसल को जो कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिसके अंडर हम उसको स्टडी करते हैं ना, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। Thin filaments slide past the thick ones, so actin and myosin filaments overlap to a greater degree. अभी आप इस थोड़ी देर पहले आपने देखा कि ये एनिमेशन शो कर रही थी ये डायग्राम। इसमें ब्लू लाइंस जो हैं वो थिक फिलामेंट्स हैं और रेड लाइंस थिन फिलामेंट्स हैं। तो उनकी ओवरलैपिंग हो रही थी ना, मूवमेंट हो रही थी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट हो रही थी। ठीक है, और अगर इस डायग्राम में देखें कि एक रिलैक्स्ड, अगर हम मायोफिलामेंट को देखते हैं, मायोफिब्रिल को कह लें या माइक्रोफिलामेंट को देखते हैं, तो उसमें ये हैं थिन फिलामेंट्स और इसके अंदर आपको मायोसिन फिलामेंट्स यानी थिक फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं। और यहाँ ये आपको सेंटर में A बैंड नजर आ रहा है। अगर आप गौर करें तो ये रिलैक्स्ड स्टेट है, इसमें थिन फिलामेंट्स ने जस्ट हेड्स को ओवरलैप किया हुआ है,
लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट आती है मसल की, क्योंकि आपको पता है ना कि जब मसल जब भी वर्क कर रहा होता है तो वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज आएगी तो इसमें थिन फिलामेंट्स जो हैं वो फॉरवर्ड मूव करेंगे और इसकी ओवरलैपिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। और इस डायग्राम में भी अगर आप देखें तो ओवरलैपिंग जो है जब वो उसकी मूवमेंट होती है, ये देखें, ये आई बैंड है, ये ए बैंड है, इस सेंट्रल रीजन एच जोन। और अगर आप गौर से देखें तो ये जी ये एम लाइन है और ये जी लाइन है। तो जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट जब भी करता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है ना, तो इसका साइज जो है वो उसके रिलैक्स स्टेट के मुकाबले में वो श्रिंक हो रहा है। ये देखें, ये चीज, ठीक है ना। और अगर आप गौर करें तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये जो ए बैंड है, ए बैंड को अगर गौर से देखें, जो ब्लू लाइंस हैं, क्या इसका साइज चेंज हो रहा है? ए बैंड का साइज क्या चेंज हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन में वैसे ओवरऑल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, लेकिन ए बैंड का साइज चेंज नहीं होता इवन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब है, अगर आप इसको गौर करें, इसके टू वर्ड्स जो हैं, न्यूरो जाहिर है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, नर्व से रिलेटेड है, और हम क्योंकि स्केलेटल मसल्स या मसल्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये मसल से रिलेटेड है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का क्या मतलब है कि जब नर्व या न्यूरॉन मैसेज लेके आया, इम्पल्स लेके आया, ऑब्वियसली आपको पता है 10th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है कि नर्व्स में जब मैसेज या इम्पल्स ट्रैवल कर रही होती है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। और एक कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर आप अक्सर ही पढ़ते रहते हैं, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो वो इस तरह से, और फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है जब आगे ट्रांसमिट होता है, नर्व से निकला आगे जिस ऑर्गन के पास उसने जाना है, जब उससे ट्रांसमिट होता है, उसकी तरफ ट्रांसमिट होता है, तो वो अपना मैसेज जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में रिलीज करता है, ठीक है। और ये नीचे जो आपको इस तरह से फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये अगर आप देखें तो ये फोल्डिंग्स क्या हैं? जंक्शनल फोल्ड्स ऑफ द सार्कोलेमा एट मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड क्या होता है? नर्व का मोटर एंड क्या होता है? मोटर एंड वही होता है ना जहां से एक्चुअली एक्शन ने परफॉर्म होना है, ठीक है। एक सेंसरी एंड होता है ना जहां से सेंसेशन आई है, और मोटर एंड वो होता है जहां जाके आगे फंक्शन ने परफॉर्म होना है। तो सार्कोलिमा के ये फोल्ड्स जो हैं ये सार्कोलिमा के हैं। अब इन फोल्ड्स के अंदर एक्चुअली क्या है? इन फोल्ड्स के अंदर एक्चुअली रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को, और साथ ही कैल्शियम भी अगर आएगा तो उसको भी रिसीव करेंगे, और इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो सार्कोलिमा के इन फोल्ड्स के थ्रू आगे सेल के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे। सेल के अंदर कौन लेके जाएगा? सेल के अंदर लेके जाएंगे ये वाला पोर्शन। ये क्या है? ये है टी टिब्यूल, ठीक है। अभी पीछे हमने पढ़ा था, ये डायग्राम मैंने दोबारा यहाँ इसलिए लगा दी कि हमने पीछे क्या पढ़ा था कि टी टिब्यूल्स क्या होते हैं? continuation of the sarcolemma which carry the action potential into the muscle fiber, means inside the muscle fiber। तो ये action potential जो आया है इसको जो लेके आए हैं मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो हो रहा है सिनेप्टिक वेसिकल्स, क्योंकि साइनैप्स बनता है ना जब ट्रांसमिट हो रहा होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, या आगे ऑर्गन में ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो एक्चुअली जो वो रिलीज हो रहा है वो साइनेप्टिक वेसिकल्स कहलाते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ओके। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो गए और आगे सार्कोलिमा
जो है उसके फोल्ड्स ने उनको रिसीव किया क्योंकि वहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे और उन्होंने उनको ट्रांसमिट कर दिया आगे टी ट्यूब्यूल्स में। और टी ट्यूब्यूल वो मैसेज कहाँ ले जाएंगे, ये वाला पोर्शन देखें, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है थिक और थिन फिलामेंट्स। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि थिक और थिन फिलामेंट्स किस तरह से एक दूसरे के स्लाइड पास्ट ओवर ईच अदर, और कैसे जब वो स्लाइड पास्ट करेंगे तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर मसल के अंदर मूवमेंट होती है, कंट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारे स्टेप्स हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के, कि सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट होती है इन द मोटर एक्सॉन। न्यूरॉन का पोर्शन जो एक्सॉन है, मोटर एक्सॉन, जिसने आगे इफेक्टर ऑर्गन या इफेक्टर सेल के पास मैसेज लेके जाना है ताकि आगे वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, तो उसके थ्रू, मोटर एक्सॉन के थ्रू एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट होगी, यानी आगे को जाएगी। वहां जाके वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगी जो जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल किसके अंदर, सार्कोलिमा के अंदर। इनवर्ड स्प्रेड ऑफ डीपोलराइजेशन अलोंग टी ट्यूब्यूल्स इनटू द मसल। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि जो रेस्टिंग स्टेज थी अब वो एक्टिंग स्टेज में चेंज हो रही है। तो सार्कोलिमा टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू मसल के अंदर तक वो डीपोलराइजेशन जो है उसको स्प्रेड कर देगी। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कैल्शियम को स्टोर किया हुआ है उन्होंने, वो क्या करना शुरू कर देंगे उस एक्शन पोटेंशियल के रिजल्ट में, वो कैल्शियम रिलीज करना शुरू कर देंगे फ्रॉम द टर्मिनल सिस्टर्नाए, इंक्रीजिंग सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम आयंस कंसंट्रेशन। जब कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, वो कैल्शियम आयंस जो है वो किसके साथ बाइंड करेंगे, वो पीछे हमने पढ़ा ट्रोपोनिन सी, जो एक्टिन फिलामेंट था उसके अंदर एक हमने पढ़ा था ट्रोपोमायोसिन और एक पढ़ा था ट्राइपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स जो कि ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी का था। तो ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम बाइंड करेगी और ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम जब बाइंड हो जाएगा तो एक्चुअली टीएनआई, जिसको ट्रोपोनिन इनहिबिटर बोलते हैं, उसने मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट है उसको इस तरह से कवर किया हुआ होता है कि मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं वो एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर बाइंड नहीं कर सकते। तो जब ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम बाइंड कर देता है तो फिर वो पूरा उसका सिनेरियो ही एक तरह से समझ लें कि चेंज हो जाता है और वो उसकी पोजीशन को इस तरह से चेंज कर देता है कि आप अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड टू एक्टिन इनिशिएटिंग क्रॉस ब्रिज साइकिल, यानी मायोसिन हेड्स जो हैं वो एक्टिन के साथ अटैच हो जाते हैं और उसको हम कहते हैं कि क्रॉस ब्रिज साइकिल इनिशिएट हो गया है। थिन फिलामेंट्स स्लाइड करेंगे ओवर थिक फिलामेंट्स, किसकी तरफ जाएंगे, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। सार्कोमेरिक लेंथ, जो जी लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस है वो कम होगा। जब वो कम होगा तो इसका क्या मतलब है कि मसल शॉर्टनिंग हो रही है, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। आगे देखें जी, ये है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म। इसका फर्स्ट स्टेप गौर से देखें, मायोसिन हेड्स स्प्लिट एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज्ड। ये देखें, ये है थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट की ये टेल पोर्शन है, ये हेड पोर्शन है मायोसिन का, उसके साथ है अटैच एटीपी। ये क्या करता है, ये इस एटीपी को स्प्लिट कर देता है एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ये देखें, एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में स्प्लिट कर दिया। जैसे ही वो उसको स्प्लिट करेगा उसमें एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी रिलीज होगी ना, तो एनर्जी आ जाएगी। और मायोसिन हेड्स क्या करेंगे, बाइंड टू एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिजेस, यानी मायोसिन की बाइंडिंग जब हो जाती है ना एक्टिन के साथ, ये जो उसका एसोसिएशन है ना, इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज बन गया है। ठीक है, इससे वो जो एडीपी और फॉस्फेट बना था वो पहले फॉस्फेट और फिर एडीपी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये देखें एडीपी रिलीज हो रहा है। मायोसिन हेड्स पुल द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड्स एम लाइन। अब आप जी लाइन, एम लाइन ये सब पीछे पढ़ चुके हैं। तो मायोसिन हेड जो अटैच हुआ है एक्टिन फिलामेंट के साथ, उसको अटैच करके, और जो एम लाइन है, एम लाइन किसके बीच में होती है, एम लाइन होती है ए बैंड के सेंटर में।
तो वो उसको थिन लाइन को, जो थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट को पुल करेगा किसकी तरफ, एम लाइन की तरफ। तो जब मायोसिन हेड एम लाइन की तरफ उसको पुल करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। इसकी वजह से मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब उसने जब आगे पुल कर दिया, ये अब इसके साथ अटैच है, इस तरह से टिल्टेड पोर्शन में है, लेकिन अभी ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब उसको उधर से हटना है ना, उसने थोड़ा सा उसको आगे किया है, ठीक है। अब उसको उससे डिटैच होना है। उसको दोबारा डिटैच होने के लिए क्या चाहिए, उसको दोबारा एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कैसे मिलेगी, उसको दोबारा एटीपी चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, इन द टिल्टेड पोजीशन एज मायोसिन हेड्स बाइंड एटीपी, क्या वो टिल्टेड पोजीशन में है, मायोसिन हेड्स जो है वो जब वो एटीपी के साथ बाइंड करेंगे, क्रॉस ब्रिज डिटैच हो जाएगा फ्रॉम एक्टिन, यानी अगेन मायोसिन फिलामेंट जो है वो ऐसे अलग हो जाएगा। और एक दफा जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो बहुत दफा क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं, क्रॉस ब्रिजेस टूटते हैं। जैसे हमारा मसल कब कॉन्ट्रैक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम अपने आर्म को बेंड करते हैं, जब हम अपने आर्म को स्ट्रेट करते हैं, लेग को बेंड करते हैं, लेग को स्ट्रेट करते हैं, कोई भी हमारी मूवमेंट हो रही है, हर एक में मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मसल मूवमेंट हो रही है, और उस सब में यही वाला फिनोमेना अप्लाई हो रहा होता है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी का आर्म बेंडेड फॉर्म में है, लेग बेंडेड फॉर्म में है, और उसकी डेथ हो जाती है और वो ज्यादा टाइम उसी पोस्चर में रह जाता है, तो उसको अक्सर कहते हैं कि वो उसकी बॉडी अकड़ गई थी, उसकी बाजू सीधी नहीं हो रही थी या उसकी टांग सीधी नहीं हो रही थी। उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन ये होती है कि वो क्रॉस ब्रिज बना हुआ है और उस क्रॉस ब्रिज को टूटने के लिए अगेन एटीपी चाहिए। एटीपी कहाँ से आएगी, अलाइव होगा, बॉडी अलाइव होगी तो एटीपी आएगी ना। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिगर मॉर्टिस। क्या बोलते हैं, रिगर मॉर्टिस। ठीक हो गया। लेकिन आपका बेसिक कंसर्न ये है कि मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है, उसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, उसमें थिक और थिन लाइंस जो हैं उनमें क्या चेंजेस आ रही होती हैं। Okay, students, let's have a recap. In today's lesson, we have studied about the structure of skeletal muscles, in which we discussed about the external layers of muscles, that are epimysium, then perimysium, then endomysium, then its internal layer, that is sarcoplasma, which is penetrated inside the cell in the form of T tubules. Then we discussed about sarcoplasmic reticulum. Then I told you about the ultrastructure of skeletal muscles, that how muscle looks when we see it under the electron microscope. And in the end we studied about the working of muscle, that is how muscle contracts through sliding filament model. जी, असाइनमेंट क्या है आपकी इस टॉपिक की कि आपने टॉपिक को बहुत अच्छी तरह याद करना है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 17, 18, 23, 24 का के पार्ट और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में 33 और 34, ये आपके इस लेक्चर के हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रिटन असाइनमेंट ये है कि आपने ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इनको लूज शीट पे सॉल्व करना है, लिखना है, ठीक है। और ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल था, इसको गौर से सुनिएगा।
2-3 दफ़ा सुनने से आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो आप कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।